So, good morning, girls. Today we are going to start with our next topic, that is experimental method और प्रयोगात्मक विधि भी कहा जाता है इसको. पिछले जो लेक्चर्स कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में और इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में एंड सब्जेक्ट मैटर के बारे में एंड नेचर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बताया था. उसके मैंने लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पे पोस्ट करे हैं. तो आई होप यू आर गोइंग थ्रू दोज लेक्चर्स और आपको पूरा समझ आ गया है कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं एंड नेचर क्या है, वेदर इट इज़ साइंटिफिक सब्जेक्ट है या अप्लाइड सब्जेक्ट कहा जाता है इसको. तो ये हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं. सो नाउ दैट वी हैव इस्टेब्लिश्ड, हमने इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर लिया है कि जो साइकोलॉजी है या मनोविज्ञान जो है एक साइंटिफिक या एक वैज्ञानिक विषय माना जाता है. तो यानी कि इसकी स्टडी के लिए भी फिर हम एक साइंटिफिक विधि का ही यूज़ करेंगे और वो साइंटिफिक विधि है एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रयोगात्मक विधि. तो इसका जो क्वेश्चन है दैट इज प्रयोगात्मक विधि का संक्षिप्त में वर्णन करें. तो उसमें टोटली आपने सारा प्रयोगात्मक विधि किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन और इसके जो चरण या स्टेप्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यानी कि इवैल्यूएशन या मूल्यांकन हम किस प्रकार से कर सकते हैं अपनी इस विधि का. तो जैसे जैसे मनोविज्ञान का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे इसकी अध्ययन विधियों में भी कई प्रकार के चेंजेस आए, कई प्रकार की डेवलपमेंट्स हुई. शुरुआत में जब हम साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते थे तो उस वक्त एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि थी इंट्रोस्पेक्शन या अंतर्दर्शन की विधि. ठीक है, दर्शन शास्त्र की बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि है. तो इसी विधि के द्वारा, इंट्रोस्पेक्शन मेथड के द्वारा ही हम साइकोलॉजी की कुछ प्रॉब्लम्स को भी स्टडी करने की कोशिश करते थे. इसके अलावा प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन मेथड भी एक अन्य विधि है. साइकोलॉजी की बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका हम ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा भी स्टडी कर सकते हैं. ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके उसकी जो गतिविधियां हैं, उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, उनको ऑब्जर्व करके उसकी पर्सनालिटी के बारे में एक अंदाजा लगाना या उसको उसकी पर्सनालिटी को एनालाइज करना. ठीक है, तो इस तरीके से इंट्रोस्पेक्शन मेथड आया, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन मेथड आया और उसके बाद फिर ये एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है एक अत्यधिक वैज्ञानिक विधि जिसको मानते हैं उसका विकास हुआ. नॉर्मली शुरुआत में हम प्रयोगात्मक विधि का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, परंतु जैसे जैसे अनेक प्रकार की त्रुटियां या एरर्स या डिसएडवांटेजेस हमें इंट्रोस्पेक्शन मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड में नजर आए, वैसे वैसे मनोवैज्ञानिक विधि का भी इस्तेमाल जो है वो बढ़ता जाने लगा. कई प्रकार, मतलब इस विधि का यूज हम फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसे विषयों में तो करते ही थे, फिर जब वैज्ञानिकता आई हमारे साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में तो इसका यूज जो है हमने अपनी प्रयोगशाला में या साइकोलॉजी के लैब्स में भी करना उसको शुरू करा. यानी कि प्रयोगात्मक विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें क्रमबद्ध ढंग से एक सीरीज में, एक सीरियल ऑर्डर में, एक क्रम से जो टेक्निक्स हैं, जो विधि है उसका यूज किया जाता है. ठीक है, क्रमबद्ध ढंग से हम नियंत्रित दशा में, कंट्रोल्ड कंडीशंस में विभिन्न प्रकार के चरों को कंट्रोल करके, विभिन्न प्रकार के जो वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल करके हम किसी भी समस्या को या किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, तो चैपलिन ने इसकी एक डेफिनेशन दी है. चैपलिन की आप डेफिनेशन कर सकते हैं, यानी कि प्रेक्षण या प्रयोग क्या है, एक प्रकार का प्रेक्षण ही होता है. एक ऐसी श्रृंखला होती है हमारी ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण की जिसमें कि नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है. जो दैट दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नियंत्रित या कंट्रोल्ड कंडीशंस. कंट्रोल्ड या नियंत्रित का क्या मतलब है कि जब हम एक प्रयोगशाला में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं, तो वहां पर कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं. जो परिस्थिति जो होती है वो नियंत्रित होती है. कितनी आपने वहां पर लाइटिंग देनी है, क्या आपने वहां का एटमॉस्फेयर किस प्रकार का रखना है, कितने आपने सब्जेक्ट्स को बुलाना है, कितने आपने जो आपके प्रयोज्य हैं उनको कितनों को बुलाना है, और एज
क्या होनी चाहिए, उनकी जेंडर क्या होना चाहिए। तो ये विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स हैं जिनको आप प्रयोगशाला में कंट्रोल कर सकते हैं, उनको वहां पर बुलाकर उनके ऊपर आप ये स्टडीज को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चैपलिन ने हमें यही कहा है कि प्रयोगात्मक विधि जो है एक प्रकार का प्रेक्षण ही होता है, प्रेक्षणों की एक श्रृंखला होती है जो कि नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है और जिसके आधार पर प्रयोज्य से कई प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं या उससे कई प्रकार की सूचनाएं हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर यानी कि अब हम इसको परिभाषित करें तो प्रयोगात्मक विधि जो है एक औपचारिक प्रक्रम होता है, एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत हम नियंत्रित दशाओं में, कंट्रोल्ड कंडीशंस में निश्चित कुछ वेरिएबल्स या चरों को फेर बदल करके या उनको जोड़ तोड़ करके जो भी प्रयोज्य के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, उनका क्रमबद्ध ढंग से हम प्रेक्षण करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हमने एक प्रयोज्य को एक लैब के अंदर बिठाया हुआ है और वहां पर हमने कुछ कंडीशंस को हम चेंज करते हैं, यानी कि वहां पर हम कंडीशंस जो है किसी भी प्रकार की हो सकती है, एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि वहां पर आपने वेदर किस प्रकार का रखना है और शोर शराबा होना चाहिए कि नहीं होना, नॉइज जिसको कहते हैं। देन उसके अलावा कोई आपने स्मेल से रिलेटेड कुछ वेरिएबल्स रखने हैं। ठीक है, कुछ लाइटिंग किस प्रकार की होनी चाहिए। तो अनेक प्रकार के वेरिएबल्स हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसको आप फेर बदल करके, इसको आप मैनिपुलेट करके उसका क्या इफेक्ट हो रहा है आपके सब्जेक्ट के ऊपर या जो भी वो प्रयोग कर रहा है, कोई टेस्ट कर रहा है, उसके ऊपर, उसके टेस्ट के ऊपर इन सारे वेरिएबल्स का, यानी एक टेस्ट जो है वो आप बहुत शांति से, यानी आपने नॉइज को कंट्रोल कर रखा है, बिल्कुल भी शोर नहीं है, डोर बंद कर रखा है, बाहर से किसी प्रकार का कोई शोर नहीं आ रहा, या साउंड प्रूफिंग रूम में आपने सब्जेक्ट को बिठाया है और वहां पर वो एक टेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो वहां पर उसका परफॉर्मेंस किस प्रकार का होगा। देन उसी सब्जेक्ट के ऊपर आपने चेंज कर दिया है, यानी नॉइज बहुत ज्यादा आपने इंट्रोड्यूस कर दी है उस रूम में, बाहर से भी नॉइज आ रही है, अंदर भी बहुत ज्यादा, यानी पंखा तेज तेज चल रहा है, बहुत उसका शोर आ रहा है या म्यूजिक बज रहा है। तो इस प्रकार से आप नॉइज इंट्रोड्यूस करके और फिर उसको दोबारा से एक टेस्ट आप करने के लिए देते हैं और फिर उसमें आप देखते हैं कि वहां पर उसकी परफॉर्मेंस किस प्रकार की रही है। तो इस प्रकार से आप दोनों ही कंडीशंस में उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो कि किस प्रकार के एनवायरनमेंट में उसकी परफॉर्मेंस बेटर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रयोगात्मक विधि को डिफाइन कर सकते हैं। दो मेन क्राइटेरिया प्रयोगात्मक विधि में देखे गए हैं। एक तो ये कि कम से कम दो दशाओं में ये किया जाता है, यानी कि जैसे अभी मैंने आपको बताया दो कंडीशंस थी, एक तो नॉइज वाली कंडीशन थी और एक नॉइज प्रूफ कंडीशन थी। तो इस तरीके से आपने दो, ताकि आप उसका कंपैरेटिव स्टडी कर सको। ठीक है, या फिर आप ग्रुप्स, एक मतलब कि ये डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, यानी एक ग्रुप के ऊपर आप एक प्रकार का वेरिएबल लेके करते हो एक्सपेरिमेंट और दूसरे ग्रुप पर दूसरे प्रकार का, यानी एक ग्रुप के ऊपर आप नॉइज प्रूफ रूम के अंदर एक्सपेरिमेंट करोगे और दूसरे ग्रुप के अंदर आप नॉइज वाले कमरे में एक्सपेरिमेंट करते हो और दोनों का फिर कंपैरेटिव स्टडी करते हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस में होना जरूरी होता है। और इसके अलावा जो भी आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, जो भी आपके चर होते हैं, वो इस प्रकार के होने चाहिए जिनको कि एक्सपेरिमेंटर जो होता है वो उनको फेर बदल करके, उनको मैनिपुलेट करके, जोड़ तोड़ करके किसी भी प्रकार से वहां पर एग्जीक्यूट कर सकता है, ताकि उनका जो चेंजेस जो है हम सब्जेक्ट्स के बिहेवियर में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका सवाल उठता है कि हम किस प्रकार से शुरुआत करते हैं एक एक्सपेरिमेंटल इस विधि की। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो है एक एक्सपेरिमेंटल विधि में वो है प्रॉब्लम। कोई भी एक्सपेरिमेंटर एक प्रॉब्लम से अपना कार्य शुरू करता है। प्रॉब्लम यानी कि समस्या। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम या समस्या से एक आपका एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। जैसे अभी मैं, चलो इसी चीज को ही मैं आगे बढ़ाती हूँ जो अभी मैंने आपको वेरिएबल्स का एग्जांपल दिया है, नॉइज। ठीक है, तो अब हमने एक समस्या है हमारे आगे, यानी कि
व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉइज, यानी कि शोर का या शोर शराबे का क्या इफेक्ट पड़ेगा एक सब्जेक्ट या किसी भी एक व्यक्ति की परफॉर्मेंस के ऊपर, एक व्यक्ति की टेस्ट के अंतर्गत परफॉर्मेंस के ऊपर। एक इंटेलिजेंस टेस्ट हम दे रहे हैं सब्जेक्ट को, ठीक है, उसकी बुद्धि को मापने का टेस्ट दे रहे हैं, तो उस टेस्ट में नॉइज का या शोर का क्या इफेक्ट होगा, ये हमारी एक समस्या है। अब हमने इस समस्या से रिलेटेड एक हमने परिकल्पना भी बनानी है। परिकल्पना का मतलब होता है पहले से ही सोचना कि क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम ये परिकल्पना, क्योंकि ये ऑब्वियस है, ठीक है, ये यानी कि हम ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि शोर शराबे का हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है, ऋणात्मक असर होता है हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर। और ये हम कैसे, हमने ये परिकल्पना बनाई है बिकॉज इसके ऊपर पहले से ही बहुत स्टडीज हो रखी हैं, ठीक है, और ये हमने अपने ऊपर प्रूव भी कर रखा है और सिचुएशंस के अंतर्गत। तो हमने ये परिकल्पना या हाइपोथेसिस बना ली है। अब हमारे सामने प्रश्न है कि हमने इस परिकल्पना को सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो उसके लिए फिर हम आगे अपने जो मेथड के अंतर्गत हमने पूरा अपना प्रोसेस जो है उसको डिजाइन करना होता है। डिजाइन का मतलब क्या है, हमने किस प्रकार के प्रयोज्य लेने हैं, यानी कि एज ग्रुप क्या होना चाहिए, जेंडर क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, कौन सी कंडीशंस में हम करेंगे, यानी कि हमने एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स लेना है या हमने ग्रुप के अंदर इस टेस्ट को या इस समस्या को हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो इस प्रकार की हम विभिन्न प्रकार के कंडीशंस या विभिन्न प्रकार के चरों का इस्तेमाल करके हम एक डिजाइन करते हैं। और उसके अलावा उसके बाद फिर हम, अब हमने सोच लिया कि हमने दो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स लेने हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट को हमने कंट्रोल्ड कंडीशंस में देना है। कंट्रोल्ड कंडीशंस का क्या मतलब है कि आपने इसको नॉइस प्रूफ रूम में बिठा दिया, वो कंट्रोल करा है, नियंत्रित करना है। और दूसरा आपका जो कंडीशन होता है वो होता है अनियंत्रित, यानी कि उसमें आप वेरिएबल्स का फेरबदल करोगे, ठीक है। यानी वहां पर आप नॉइस को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वहां पर आप सब्जेक्ट्स की एज वगैरह को भी चेंज कर सकते हो, वहां पर आप किसी भी प्रकार से लाइटिंग को भी आप डिफरेंट प्रकार के वेरिएबल्स को वहां पर इंट्रोड्यूस करके फिर अब आपने कंट्रोल्ड कंडीशन में जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना है, यानी जब उन्होंने टेस्ट दे दिया तो किस प्रकार का उनका टेस्ट हुआ है, कैसी उनकी स्कोरिंग आई है। और अब दूसरे जो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स है जिनको आपने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कहते हैं इसको, जो अनियंत्रित दशा होती है, कंडीशन होती है, उसको हम एक्सपेरिमेंटल या प्रायोगिक दशा भी कहते हैं, बिकॉज उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, ठीक है। तो वहां पर फिर हमने नॉइज का हमारा ये समस्या थी, तो हमने नॉइज इंट्रोड्यूस करा है, यानी कि शोर शराबा, वहां पर किसी भी प्रकार का नॉइज आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बाहर कुछ बच्चे बहुत जोर जोर से खेल रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, या कमरे के अंदर ही नॉइज को आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। एक एसी लग रहा है, उसमें बहुत तेज आवाज आ रही है, या पंखे से बहुत आवाज आ रही है, वो घूम रहा है घूम 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 करके, या फिर आपने म्यूजिक बजा दिया है उस कमरे के अंदर। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का आप नॉइज जो है वहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और फिर उसकी परफॉर्मेंस आप करवाओगे सब्जेक्ट की, एंड नाउ यू विल कंपेयर बोथ द परफॉर्मेंसेस के कंट्रोल्ड कंडीशंस में, नॉइस प्रूफ रूम में किस प्रकार की हमारी परफॉर्मेंस रही है, और एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में किस प्रकार की हमारी परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जनरल सा मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि इस प्रकार से हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को या एक प्रायोगिक विधि को कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि हमारे प्रयोग किस किस प्रकार के हो सकते हैं, किस प्रकार से हम डिजाइनिंग जिसको कहते हैं, हम डिजाइन कैसे कर सकते हैं। एक डिजाइन तो होता है सब्जेक्ट्स की संख्या के आधार पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप प्रयोज्य की संख्या को पहले से ही आपने सोचना है कि आपने एक इंडिविजुअल के ऊपर करना है एक प्रयोग, या आपने एक ग्रुप के ऊपर करना है, ठीक है। इंडिविजुअल के ऊपर करोगे तो उसको आपने किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ कंपेयर करना है, दो सब्जेक्ट्स की कंपैरेटिव स्टडी होती है। एक आपने ग्रुप में करना है तो इसमें आपके
दो ग्रुप्स भी हो सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी, और एक ग्रुप के अंदर ही जो कितने सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका आपस में कंपैरेटिव स्टडी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम सब्जेक्ट्स के बेसिस के ऊपर, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के बेसिस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरा होता है क्लैरिटी ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप के आधार पर, यानी कि जो हमारे कार्य परक जो संबंध होते हैं वो कितने ज्यादा स्पष्ट है। ठीक है, तो उनके उस बेसिस के ऊपर भी आप एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर सकते हो। एक इसमें क्या एग्जाम्पल हम देंगे, एक टाइप होता है कि मैं हैरान हूं कि इसमें क्या होगा, यानी आपको पता नहीं है पहले से, आप बिल्कुल रॉ हैं, बिल्कुल रॉ आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड यू डोंट नो कि आगे इसका रिजल्ट क्या होगा। और दूसरा टाइप होता है कि मैं शर्त लगाता हूं कि इसका जो रिजल्ट है वो इसी प्रकार का आएगा। ठीक है, बिकॉज इसके ऊपर कई प्रकार से पहले भी एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जो आपके लिटरेचर में लेड डाउन है, और आप उनके बेसिस के ऊपर एक ये हाइपोथेसिस या एक परिकल्पना बना लेते हो। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट आता है आपकी समस्या के आधार पर, जो आपकी प्रॉब्लम से आप शुरू करते हैं ना, वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं। यानी एक होती है आपकी खोजक, एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, ये मैकगीगर ने हमें ये समस्याओं के प्रकार दिए हैं। यानी कि खोजक या एक्सप्लोरेटरी क्या होता है कि बिल्कुल रॉ कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जो पहले से कभी हुआ नहीं है। तो वहां पर क्या परिकल्पना थी कि मैं हैरान हूं, ठीक है, कि आई वंडर कि इसका रिजल्ट किस प्रकार से आएगा। और दूसरा प्रकार होता है आपका सिद्ध, कंफर्मेटरी, यानी कि जो आपका दूसरा प्रकार था फंक्शनल रिलेशनशिप का, कि मैं शर्त लगाता हूं, आई बेट कि यही इसका रिजल्ट आएगा। अगर अभी हमने जो नॉइज वेरिएबल रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट किया था इंटेलिजेंस के ऊपर, तो उसमें ये सिद्ध प्रयोग है, बिकॉज ऑलरेडी इसके ऊपर कई प्रकार से प्रयोग हो चुके हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर हो चुके हैं, और वहां पर हम ये परिकल्पना हमने बना ली थी कि जो शोर के अंदर जब हम कोई भी प्रकार का इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट होगी। ठीक है, तो ये हमने परिकल्पना बनाई थी, यानी हमारी समस्या जो थी वो मतलब कि हमने ये बना ली थी, और ये हमने इसको कंफर्म करना है बस समस्या को, और उसके बेसिस के ऊपर हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके अलावा कई आपकी पायलट स्टडीज भी होती है। पायलट स्टडीज का क्या मतलब होता है कि ये प्रारंभिक प्रयोग होता है। ठीक है, कोई भी नया कोई आपने खोज करनी है तो उससे आप शुरू में थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट्स को लेकर या उसके ऊपर थोड़ी सी आप यानी कि प्रारंभिक प्रयोग करना शुरू करते हो। देन इसमें आपके क्षेत्र या फील्ड स्टडीज भी हम कर सकते हैं। फील्ड स्टडीज का क्या मतलब होता है कि लैब में, लेबोरेटरी में ना बुलाकर एक्चुअल फील्ड में जाकर, क्षेत्र में जाकर, वहां पर आप सब्जेक्ट्स की परफॉर्मेंस का अध्ययन कर सकते हैं। यानी इसी के ऊपर हम कह सकते हैं फील्ड, यानी कि स्कूल में आप चले गए, ठीक है, किसी भी स्कूल में चले जाते हो और वहां पर एक ऐसा क्लासरूम है जहां पर डोर बंद करके टीचर जो है वो टेस्ट करवा रही है। ठीक है, सब्जेक्ट्स को नहीं पता कि हमारे जो बिहेवियर है उसको स्टडी किया जा रहा है या उसको ऑब्जर्व करा जा रहा है। ठीक है, तो और फिर एक और क्लासरूम में एक्सपेरिमेंटर जाएगा या ऑब्जर्व करेगा जहां पर डोर खुला हुआ है और बाहर ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं कुछ बच्चे और अंदर रूम में कुछ स्टूडेंट्स बैठकर टेस्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये फील्ड स्टडीज भी कर सकते हैं, यानी कि विदाउट टेलिंग द स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स यानी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको हमने नहीं बताया कि हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी उसको हमने एनालाइज करना है। तो इसको हम फील्ड स्टडीज कहते हैं, यानी लेबोरेटरी के बाहर जो भी हमारी स्टडीज होती हैं वो क्षेत्र अध्ययन कहते हैं। ठीक है, अब हम चरों के बेसिस के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, यानी कि एक चर भी ले लिया, जैसे सिर्फ नॉइज का चर है, या फिर बहुचरीय या मल्टी वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, यानी नॉइज भी इंट्रोड्यूस कर दिया और उसके अलावा आपने लाइटिंग भी कम कर दी, या इस प्रकार के बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपने सब्जेक्ट को दे दिया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल वेरिएबल्स आप उसमें इंट्रोड्यूस
कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स या चरों के बेसिस के ऊपर भी हम एक्सपेरिमेंट्स या प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है। इनको जोड़ तोड़ करके इनको आप मतलब कि आप यूज करके किसी भी तरीके से आपने सब्जेक्ट की संख्या देख ली, आपने चर देख लिए कैसे करने, आपने लेबोरेटरी में करवाना है, आपने फील्ड में करवाना है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स को आपस में मैनिपुलेट करके जोड़ तोड़ करके आप एक्सपेरिमेंट का डिजाइन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नाउ वी कम टू द बेसिक पर्पस, यानी प्रयोगात्मक जो विधि है इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसका पर्पस क्या है कि जो भी हमारे अभी हमने कार्यपरक जो संबंध है, ठीक है, उनका संबंधों का पता लगाना। ठीक है, जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप्स हैं हमारे, उनको पता लगाना, यानी कि क्या इफेक्ट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स का हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, किस प्रकार से हम इन वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके जोड़ तोड़ करके हम कैसे मतलब एक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करके, ठीक है, किस वेरिएबल का किस प्रकार से इफेक्ट होगा हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, ये हम इसमें चेक कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कार्यपरक या फंक्शनल रिलेशनशिप्स का आपस में संबंध क्या होता है। सेकंड पर्पस आ जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ अ न्यू थ्योरी। ये यानी कि जो मैंने आपको खोजक या एक्सप्लोरेटरी समस्या के बारे में बताया था, ये वो है, यानी ऐसा सिद्धांत या ऐसी थ्योरी जो पहले से स्टडी नहीं करी गई है। ठीक है, उसको उसका हमने प्रतिपादन करना है, उसको हमने फॉर्मुलेट करना है। तो उसमें फिर हम डिफरेंट वेरिएबल्स का, डिफरेंट डिजाइन्स का यूज करके हम देखते हैं कि कौन सा बेस्ट डिजाइन है। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन करने के लिए भी हम एक्सपेरिमेंटल मेथड का कर सकते हैं। थर्ड पर्पस आ जाता है भविष्यवाणी की जांच करना। अब हमने परिकल्पना बनाई थी, परिकल्पना जो है एक प्रकार की भविष्यवाणी ही है कि क्या है कि नॉइज का हमारी परफॉर्मेंस पे नेगेटिव असर होता है। अब हमने ये परिकल्पना बना ली है, ये हमने एक भविष्यवाणी कर दी है फ्यूचर के लिए। अब हमने इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम ये टेस्ट करेंगे, हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये लिटरेचर में लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक नॉर्म्स में बना हुआ है, उसी के बेस पे हमने ये भविष्यवाणी करी है। परंतु मैंने ये नहीं किया पहले, ये नए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर ये नहीं हुआ है। तो उसको प्रूव करने के लिए कि मैंने जो करा है और ये नए सब्जेक्ट्स के ऊपर जो किया जा रहा है वो इस भविष्यवाणी को प्रूव करेगा, उसके लिए भी हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उद्देश्य या कुछ पर्पस होते हैं जिसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द आउटलाइन। किस प्रकार से एक योजना बनानी चाहिए एक्सपेरिमेंटल मेथड की। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप को मैक्स प्रैक्टिकल्स करवाएंगे जब हम, तो उसमें भी आपने जो प्रैक्टिकल फाइल्स में जो लिखना होता है वो इसी प्रकार की रूपरेखा या योजना के अनुसार लिखना होता है। तो वो आपको जो भी हेडिंग्स या उसमें होते हैं सब हेडिंग्स, वो मैं आपको बता दूंगी कि आपने क्या क्या और किस प्रकार से उसको लिखना है। ठीक है बच्चों, सो नाउ वी कम टू द आउटलाइन यानी कि योजना। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक या सब टॉपिक होता है एक एक्सपेरिमेंटल प्लान के अंदर, वो होता है लेबल देना। लेबल ऑब्वियसली आप कोई भी कुछ भी आप लिखते हैं, कोई एसे लिखते हैं, कोई पोएट्री लिखते हैं, उसकी हेडिंग देते हैं ना, तो दिस इज व्हाट इज योर हेडिंग, दैट इज द लेबल। ठीक है, उसको नामांकित करना, उसको आपने यानी शीर्षक के माध्यम से ये स्पष्ट करना कि आप किस प्रकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। यानी कि आप उसको हेडिंग दे दोगे, लेबल दे दोगे, इंटेलिजेंस टेस्ट। वेरी सिंपल। ओके, नाउ वी कम टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज सर्वे ऑफ लिटरेचर। सर्वे ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य का सर्वेक्षण का क्या मतलब होता है कि पहले से जो भी इस स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट के संबंध में जो भी प्रयोग हुए हैं उनको सर्वे करना, और उसका एक छोटी सी समरी आपने लिखनी है कि पहले कौन से प्रयोज्यों के ऊपर एज ग्रुप क्या है, जेंडर क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है, और किस प्रकार के वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके हमने ये एक्सपेरिमेंट
किया हुआ है, तो थोड़ा सा हम उसका सर्वे करेंगे उस लिटरेचर का, और जो भी हमारी समस्या के लिए जो भी सबसे ज्यादा बेस्ट या सुविधापूर्ण हमें जो भी मेथड लगेगा हम उसको उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंट्रोडक्शन होती है। इंट्रोडक्शन वो हम अपने प्रैक्टिकल फाइल्स में एज इंट्रोडक्शन लिखते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस क्या होता है उसके बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे, एंड पहले जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, प्रयोग हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप वहां पर मेंशन करते हैं। ओके, तो सर्वे ऑफ लिटरेचर हो गया। देन वी कम टू द प्रॉब्लम, समस्या। ठीक है, समस्या यानी कि हमने क्या प्रूव करना है या हमने किस चीज को टेस्ट करना है। तो ये आपका थर्ड स्टेप होता है, समस्या की रचना करना, टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। दो या दो से अधिक चरों के बीच में संबंध को प्रूव करने का एक प्रश्नवाचक या क्वेश्चन फॉर्म में हम इसकी रचना करते हैं। ठीक है, तो ये एक वैज्ञानिक प्रश्न होता है और उसकी हम रचना करते हैं। देन वी कम टू परिकल्पना। फोर्थ आपका स्टेप आ जाता है परिकल्पना या हाइपोथेसिस की रचना करना। ठीक है, तो ये आपकी दो या दो से अधिक जो भी आपने चरण यूज कर रहे हैं उनके बीच का संबंध क्या होगा, या उन दोनों को अगर हम यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट किस प्रकार का आएगा। एक प्रकार की ये भविष्यवाणी होती है, एक प्रकार की आपकी एक परिकल्पना होती है। ठीक है, तो जिसको आपने अभी प्रूव करना है। तो ये यानी कि यदि तो यदि मैं नॉइज इंट्रोड्यूस करूंगी तो सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो इस प्रकार से परिकल्पना करी जाती है, यदि तो। ठीक है, तो यदि मैं स्ट्रेस दूंगी सब्जेक्ट को तो उसकी परफॉर्मेंस नेगेटिव होगी। यदि मैं एक साउंड प्रूफ या नॉइस प्रूफ कमरे में सब्जेक्ट को टेस्ट करवाऊंगी तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पॉजिटिव होगी, उसका जो यानी कि वो बढ़ जाएगा उसका परफॉर्मेंस लेवल। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार की परिकल्पना या हाइपोथेसिस बना सकते हैं। देन वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज चर या वेरिएबल्स। आपने कौन से वेरिएबल्स इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, ये आ जाता है आपका वेरिएबल्स में आपके आपका जो परफॉर्मा होता है। ठीक है, टेस्ट परफॉर्मा जो होता है वो भी एक वेरिएबल है। ठीक है, तो आपने कौन सा परफॉर्मा देना है सब्जेक्ट को, कौन सा टेस्ट देना है, उसके साथ साथ आपने और क्या क्या मतलब मटेरियल देना है उसको, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। और उसके साथ फिर आपने जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स कौन से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने हैं वो आप सारा यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, यानी कि फिर आपका आता है अपरेटस यानी कि उपकरण। तो ये आपके वही वेरिएबल से रिलेटेड ही हो गया कि आपने ये इंटेलिजेंस टेस्ट दिया, इसके अलावा आपने ये उत्तर पुस्तिका दी, फिर आपने एक पेपर रफ शीट दे दी, आपने पेन पेंसिल स्टॉप वॉच जो भी आपने उपकरण या अपरेटस का इस्तेमाल करना है वो हम वहां पर मेंशन करेंगे। ठीक है, अपरेटस यानी कि उपकरण। देन वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। आपने अपने चरण को किस प्रकार से, जो भी आपके चर है सॉरी, उनको आपने किस प्रकार से कंट्रोल करना है या नियंत्रित करना है। ठीक है, यानी कि कौन से ऐसे चर है जो आपके प्रयोग को खराब कर सकते हैं। आपने यहाँ पर नॉइज चर लिया है, तो उसके अलावा और कौन से चर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, जो भी ऐसे कंडीशंस या फैक्टर्स होते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इसमें आपके एक्सटर्नल भी होते हैं फैक्टर्स और इंटरनल भी होते हैं। इंटरनल का मतलब है कि रात को आप सोए नहीं। ठीक है, यू हैवंट स्लेप्ट एट नाइट, सुबह आपका टेस्ट है, आप उठते हो, आपका बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, ये भी आपके वेरिएबल है, इसको आपने कंट्रोल करना है। यानी मेक श्योर कि सब्जेक्ट जो है अच्छे से सोया है, उसकी तबीयत बिल्कुल सही है, यानी कि उसने खाना खाया है, उसके पेट में भूख वाली फीलिंग नहीं है। ये भी वेरिएबल्स होते हैं, इंटरनल वेरिएबल्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर सिर्फ नॉइज वाले वेरिएबल को ही स्टडी करना है ना। उसके अलावा जितने भी और वेरिएबल्स हैं, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी है कमरे में तो सब्जेक्ट को पसीना आ रहा है, टेस्ट नहीं अच्छे से दे पा रहा, तो वो भी आपने कंट्रोल करना है। यानी कि एक बहुत ही प्लेजेंट एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट करना है जहां पर सब्जेक्ट आसानी से अपना टेस्ट दे सके।
ठीक है, और लाइटिंग इनफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार के कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, जो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, जिनको आपने कंट्रोल करना है, ठीक है, जिनको आपने बैलेंस रखना है। ये मतलब डिफरेंट कंडीशंस को बैलेंस रखकर आप सब्जेक्ट को टेस्ट करवाएंगे। सिर्फ वही वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका आपने सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट को स्टडी करना है। ओके, सो कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। देन वी कम टू डिजाइन। आपने किस प्रकार से डिजाइन करना है अपना एक्सपेरिमेंट। ये चरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जो प्रयोग करता होता है वो किसी भी एक डिजाइन का चयन करता है कि मैंने ये डिजाइन लेना है, यानी मैंने एक सब्जेक्ट को स्टडी करना है या मैंने ग्रुप में स्टडी करना है, ठीक है, मैंने कौन से वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है, मैंने कौन सा टेस्ट देना है, ये सारा आपका डिजाइन होता है। फिर आपका सिलेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जो जो भी आपने प्रयोज्य जौन से लेने हैं उनको आपने सिलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपने लेना है, जिस भी ग्रुप के सब्जेक्ट्स को लेना है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करोगे। देन वी कम टू एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, यानी कि एक्चुअल जो प्रक्रिया होती है कि आपने यहाँ पर किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है अपने सब्जेक्ट को, ठीक है, यानी कि आप उसको लैब में बुलाओगे, उसको निश्चित इंस्ट्रक्शंस दोगे कि आपने इस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट को करना है, कंफर्टेबल फील करवाओगे आप उसको, और जो भी आप उसको टेस्ट देते हो उसके साथ आप उसको उत्तर पुस्तिका दोगे, और भी कुछ उसको जरूरत है किसी भी चीज की, आप वो सारा कुछ उसको प्रोवाइड करके प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दोगे सबसे पहले, ठीक है। यू हैव टू निर्देश देना जिसको कहते हैं, ताकि उसको अच्छे से समझ आ जाए कि मैंने यहाँ पर क्या करना है। उसको कॉन्फिडेंस का आश्वासन दोगे कि जो भी आपके रिजल्ट्स आएंगे वो कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे, किसी भी और बाहर वाले के साथ आपके रिजल्ट्स को शेयर नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये प्रोसीजर जो है उसको शुरू करते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास जो रिजल्ट जो आंसर्स आते हैं, आंसर शीट जब आपके पास वापस आएगी, फिर जो भी आंसर्स हैं उनका आपने इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो वो आपका काम होता है, ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप होता है। और उसके बाद फिर आप कोई भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हो, जो भी आपने इवैल्यूएशन करा है, जो भी आपका जो भी मतलब कि मूल्यांकन किया है आपने उस आंसर्स का, उन आंसर्स का, उसके बारे में आप एक रिपोर्ट पेश करते हो। और कितनी जो भी आपकी जो आंसर्स आपको मिले हैं उसको एनालाइज करके आप ये देखते हो कि आपकी जो परिकल्पना आपने शुरू में बनाई थी, भविष्यवाणी जो करी थी आपने शुरू में, वो सिद्ध हुई है कि नहीं, वो प्रूव हुई है कि नहीं, ठीक है। एंड देन आप उसको जनरलाइज कर सकते हो, यानी कि इस एज ग्रुप के, इस जेंडर के, इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बच्चों के ऊपर अगर हम इस प्रकार का इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा शोर इंट्रोड्यूस करके करेंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये हम औरों के ऊपर, आपने एक्सपेरिमेंट किया है सिर्फ 10 बच्चों के ऊपर, 20 बच्चों के ऊपर, पर आप उसी टाइप के और बच्चों के ऊपर, यानी कि अगर मैं एक साइकोलॉजी की क्लास के बच्चों के ऊपर ये टेस्ट करती हूँ BA1 के बच्चों के ऊपर, तो मैं पूरी के पूरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर के बच्चों के ऊपर इस जो रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकती हूँ, के ऊपर सामान्यकृत कर सकती हूँ कि बाकी के बच्चों का रिजल्ट भी इसी प्रकार का आएगा अगर हम यही दशाओं का, इन्हीं कंडीशंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है, इसकी रूपरेखा यानी कि इसका जो योजना है वो तैयार की जाती है। एक रफ आउटलाइन मैंने आपको बताई है, इस तरीके से ये तैयार करी जाती है, ठीक है। तो ये था आपका आउटलाइन यानी कि रूपरेखा ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। नाउ वी कम टू द इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। इस मेथड का, कोई भी हम मेथड करते हैं, कोई भी हम थ्योरी करते हैं, उसका एंड में मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है बच्चों। यानी कि इस मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये आप बहुत जरूरी होता है। इट इज लाइक अ कंक्लूजन काइंड ऑफ अ थिंग,
ठीक है। तो कोई भी आप इस टाइप का कोई भी मेथड आप लिखते हैं, कोई भी आप थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं अपने टेस्ट पेपर्स में, तो मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है एंड में। तो इसका भी मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन अगर हम करते हैं, इसके गुण और परिसीमाओं की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं, तो सबसे पहले गुण क्या है एक्सपेरिमेंटल मेथड के? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट गुण है कि इसका जो वेरिएबल्स के ऊपर हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज ये लैब्स में किया जाता है। तो एक आप लैब में कंट्रोल्ड प्लेस के ऊपर, एक नियंत्रित प्लेस के ऊपर आप सब्जेक्ट्स को बुलाकर जो भी आपने वेरिएबल्स को कंट्रोल करना है, चरों को कंट्रोल करना है, वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आपने शोर लाना है, नहीं लाना है, आपने किस इंटेलिजेंस ग्रुप लेवल के बच्चों को लेके आना है, आपने कौन सा एज ग्रुप के ऊपर करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो किसी भी तरीके से आप सफिशिएंट मात्रा में चरों को कंट्रोल कर सकते हो। देन आइसोलेशन या पृथकीकरण की जो सुविधा है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड में बहुत आसानी से यूज यानी कि उपयोग कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आप एक समय पर एक कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट को स्टडी कर सकते हो। यहाँ पर हमने इंटेलिजेंस के ट्रेट को स्टडी किया, इसके अलावा आप मेमोरी का जो हमारा ट्रेट है, या फिर आप पर्सनालिटी का ट्रेट है, या मतलब किसी भी अभिप्रेरणा है, आयु है, किसी भी प्रकार के ट्रेट को आप स्टडी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमने कंट्रोल कर सकते हैं वेरिएबल्स को, कि हमने ये वाला टेस्ट जो है 19 से अबव स्टूडेंट्स के ऊपर करना है, तो इसको आप 19 से कम एज ग्रुप को भी के ऊपर भी स्टडी कर सकते हो, या आप 40 to 50 एज ग्रुप के लोगों के ऊपर भी स्टडी कर सकते हो। तो यू कैन आइसोलेट, आप डिफरेंट लोगों के ऊपर या डिफरेंट ट्रेड्स को एक समय पर एक ट्रेड को आप आसानी से स्टडी कर सकते हो, उन्हीं प्रकार के सब्जेक्ट्स को बुलाकर जो कि आपने स्टडी करना है। ठीक है। देन कार्य परक जो संबंध है, उनको आपसी संबंधों को आप बहुत आसानी से स्टडी कर सकते हो, यानी इस चर का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है। कार्य परक संबंध, फंक्शनल रिलेशंस को बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जाता है, स्टडी किया जाता है। देन यहाँ पर कई प्रकार के जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जो वैज्ञानिक जो उपकरण होते हैं, संवेदनशील उपकरण होते हैं, डेलिकेट से उपकरण होते हैं, उनको आप आसानी से लैब्स में उनका यूज कर सकते हो, बिकॉज वहां पर टूटने का, खराब होने का कोई डर नहीं होता। देन ये बहुत ही इकोनॉमिकल विधि मानी गई है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है इसमें समय की और पैसों की काफी हद तक बचत हो सकती है। ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, वस्तुनिष्ठता, यानी कि जो आपको आंसर्स प्राप्त होंगे, जो रिजल्ट्स, उसी को ही आप स्कोरिंग करोगे, उसी को ही आप एनालाइज करोगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज अपने सब्जेक्ट के ऊपर नहीं थोपोगे। ठीक है। तो एक्चुअल जो आपको आंसर्स प्राप्त हुए हैं उन्हीं की आपने स्कोरिंग करनी है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें रेपिटेशन पॉसिबल है। ऑब्वियसली अगर आपने एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो आप उसी प्रकार के सब्जेक्ट्स के कोई दूसरे ग्रुप के ऊपर भी इस स्टडी को आसानी से रिपीट करके आपको सिमिलर रिजल्ट्स प्राप्त हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि हम जनरलाइज कर सकते हैं कि मैंने BA1 के साइकोलॉजी की क्लास में एक्सपेरिमेंट किया, जो मुझे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे वही रिजल्ट्स मैं BCom 1 की क्लास में करूंगी तो मुझे सिमिलर मिलेंगे। आप वो चीज कर भी सकते हो कि BCom 1 की क्लास में जाकर आपने यही प्रैक्टिकल उनके ऊपर किया, एक्सपेरिमेंट किया, आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो रेपिटेशन पॉसिबल होती है। वेरीफाई करने की जो योग्यता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है। इसमें प्रमाणीकरण करना, यानी कि हमने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया है सब्जेक्ट को, तो हमें इंटेलिजेंस लेवल जो है सब्जेक्ट का वो पता चलेगा। हमने मेमोरी का टेस्ट दिया है, स्मृति का टेस्ट दिया है, तो हमें स्मृति के बारे में पता चलेगा। हमने कोई पर्सनालिटी का टेस्ट दिया है तो पर्सनालिटी सब्जेक्ट की पता चलेगी। तो वेरीफाइंग करना या प्रमाणीकरण करना बहुत आसान होता है इसमें। प्रिडिक्शंस यानी कि भविष्यवाणी आप आसानी से इसमें कर सकते हो। और सार्वभौमिकता, जैसे अभी बताया, जनरलाइज करना, दैट इज कॉल्ड सार्वभौमिकता ओनली। तो इसमें बहुत आसानी से हो सकता है। किसी भी चीज का इंतजार करने की हमें जरूरत नहीं है। हमने अभी प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट करना है, हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उनको लेकर आएंगे, उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और हमें रिजल्ट्स प्राप्त हो जाएंगे। इट्स सो इजी, यू डोंट हैव टू वेट। जैसे अब ऑब्जर्वेशन मेथड है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हम स्कूल में, क्षेत्र में जाकर इसका अध्ययन करते हैं,
तो आप स्कूल में गए हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि अभी टेस्ट होना है, आप 9 बजे वहाँ पहुँच गए, एग्ज़ाम का टाइम जो है वो 10 बजे से है, 1 घंटा आप वेट कर रहे हो, फिर आप स्टूडेंट्स बैठेंगे वहाँ पर, फिर आप एक ऐसा रूम का आयोजन पहले से आपको करवाना है कि यहाँ पर शोर ना आए, एक ऐसे रूम को आप देख के आओगे जहाँ पर बाहर क्रिकेट ग्राउंड है, जहाँ से शोर आ सकता है। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ों का निरीक्षण करके ही फिर आप अपना प्रेक्षण शुरू कर सकते हो। ठीक है, उसमें ऐसा होता है, बट एक्सपेरिमेंटल मेथड में ऐसा नहीं है। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि आपको किसी भी चीज़ की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो these are some of the advantages of experimental method, but अब आपका नेक्स्ट इसमें है limitations। कोई भी विधि जो है वो फूल प्रूफ नहीं होती है, ठीक है। तो जहाँ पे इसके एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस या परिसीमाएं भी हो सकती हैं। तो इसकी क्या क्या परिसीमाएं हैं? एक तो ये कि चर जो है कई बार बहुत ज़्यादा वीक या निर्बल हो जाते हैं, बिकॉज इनको हम कंट्रोल जब करते हैं तो वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। प्रयोगशाला में चरों की निर्बलता दिखाई देती है। लिमिटेड स्कोप होता है, यानी इस विधि का यूज जो है हम हर प्रकार के व्यवहार के अध्ययन के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, उस कई ऐसे व्यवहार होते हैं जिनको स्टडी करने के लिए आपको क्षेत्र में जाना ही पड़ता है। और एक प्रकार की आर्टिफिशियल स्टडी है, ये कृत्रिम अध्ययन है। आप सब्जेक्ट को लैब में लेके आओगे, ही नोज कि उसका जो भी परफॉर्मेंस है उसको स्टडी किया जा रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है। तो कई बार क्या होता है, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं यानी उसके जो आंसर्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, वो उसके एक्चुअल नहीं होते। आप लोग जब एक्सपेरिमेंट्स करोगे, प्रयोग करोगे, तो ये आपको अच्छे से आप इस चीज को रियलाइज करोगे। ठीक है, जैसे अब इंटेलिजेंस टेस्ट का मैंने आपको दिया, दैट इज ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो उसको आप गलत सलत नहीं कर सकते, जो आपको आता है वही आप लिखोगे। परंतु और भी बहुत सारे हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं साइकोलॉजी में जो डिफरेंट ट्रेड्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कि आपके माता पिता के साथ आपका व्यवहार, फॉर एग्जाम्पल फैमिली चाइल्ड रिलेशनशिप जिसको कहते हैं। तो उसमें क्या है, आपको लिखोगे कि मेरी मदर, एक आपका स्टेटमेंट है कि मेरी माँ अगर मुझे पिक्चर जाने से रोकती है तो मुझे उसके बाद गुस्सा नहीं आता। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है और नीचे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, हाँ नहीं। तो मुझे गुस्सा नहीं आता मतलब हाँ, आप करोगे हाँ कर दिया, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए भैया, अगर मैंने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो एक्सपेरिमेंटर मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं अपनी माँ से झगड़ती रहती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्सेज देना शुरू कर देते हो। तो एक प्रकार की एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल स्टडी होती है। ठीक है, जिसमें कि कई बार सही रिस्पॉन्स जो है हमें सब्जेक्ट से प्राप्त नहीं होता। देन अगेन एक और डिसएडवांटेज है कि प्रयोज्य कई बार सहयोग नहीं करता। कोऑपरेशन जो है सब्जेक्ट की वो बहुत मस्ट होती है। तो कई बार हम ऐसे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, जो इस प्रकार के प्रयोग में हिस्सा नहीं लेना चाहते। ठीक है, फिर आपका जो एनिमल स्टडीज होती हैं, एनिमल स्टडीज जो हैं एनिमल्स के ऊपर, मैंने आपको पहले भी बताया, ये कई ऐसे प्रयोग हैं हमारे साइकोलॉजी में जो एनिमल्स या पशुओं के ऊपर करे जाते हैं। ठीक है, तो मानव और पशुओं के व्यवहार में, उनकी मानसिक अनुभव में बहुत ज्यादा अंतर होता है, ये हम सबको मालूम है। और कई बार क्या होता है कि इस प्रकार के एक्सपेरिमेंटल जो मेथड होता है उसमें हम पशुओं के ऊपर इसको का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, पशुओं को के व्यवहार को कंट्रोल करना, उसके उनके मानसिक अनुभव के बारे में जानना इज नॉट पॉसिबल। वो तो आप ऑब्जर्व करके, उनका प्रेक्षण करके ही आप उनके व्यवहार को स्टडी कर सकते हो या किसी भी उनके बारे में निष्कर्ष पर पहुंच सकते हो। ओके, देन कई बार साइकोलॉजी के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि का अगर हम यूज करते हैं तो बिकॉज ये ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमंस के ऊपर स्टडी होती है। ठीक है, एक यानी कि प्राणियों के ऊपर इसका स्टडी होता है, तो कंट्रोल कई बार हमारा नहीं रहता। अगर हम फिजिक्स की, भौतिक शास्त्र की या केमिस्ट्री की बात करें तो वहां पर निर्जीव चीजों के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, निर्जीव चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हो। परंतु साइकोलॉजी में आप जीव का इस्तेमाल कर रहे हो, प्राणियों का इस्तेमाल कर रहे हो, उनके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो। तो
उसको कंट्रोल करना, बिहेवियर को कंट्रोल करना कई बार बहुत आसान नहीं होता। ठीक है। देन अनदर डिसएडवांटेजेस कि जो आपका जो एक्सपेरिमेंटर सामने बैठा है उसकी डिस्ट्रैक्शन सब्जेक्ट के अंदर कई बार रहती है। प्रयोगकर्ता की उपस्थिति जो होती है, प्रयोगकर्ता यानी एक्सपेरिमेंटर, जो एक्सपेरिमेंट करवा रहा है उसको हम एक्सपेरिमेंटर कहते हैं, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं इन साइकोलॉजी लैंग्वेज। ओके। तो कई बार सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट के माइंड के ऊपर एक्सपेरिमेंटर की उपस्थिति का भी बहुत इफेक्ट होता है, यानी कि एक्सपेरिमेंटर किस प्रकार का है, उसकी एज ग्रुप क्या है, उसकी वेशभूषा क्या है, वो किस प्रकार से आपसे बातचीत कर रहा है, जो उसने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए वो किस भाषा में दिए, किस तरीके से दिए, उसका एटीट्यूड किस प्रकार का है। तो ये सारी चीजें भी सब्जेक्ट के माइंड के ऊपर इफेक्ट डाल सकती हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा खर्चीली विधि है। ठीक है। बिकॉज इसमें कई बार बहुत महंगे उपकरणों का या ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है, और एक लैब चाहिए आपको प्रॉपर, बहुत सारे उपकरण चाहिए, ऑपरेटर्स चाहिए, इसलिए ये कॉस्टली मेथड भी माना जा सकता है। देन कई बार जो इंस्ट्रक्शंस हम सब्जेक्ट को देते हैं वो उसको मिसअंडरस्टैंड भी कर सकता है, बिकॉज और बहुत से फैक्टर्स होते हैं कि वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ रहा, या एक्सपेरिमेंटर अच्छी तरीके से या स्पष्ट लैंग्वेज में आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं समझा पा रहा। ठीक है। तो इस प्रकार से कई ऐसी कठिनाइयां हैं, कई ऐसी डिसएडवांटेजेस हैं जो हमें प्रयोगात्मक विधि में देखी जा सकती है। उपयुक्त प्रयोज्यों का हमने चयन नहीं कर पाए हैं, या हम प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पाए हैं, जो उन्होंने आंसर्स हमें दिए हैं उनको हम इंटरप्रेट नहीं कर पाए हैं। हमारी अपने पूर्वाग्रह होते हैं, जो एक्सपेरिमेंटर के कई बार प्रेजुडिसेस या पूर्वाग्रह आ जाते हैं, कई बार वो सही आंसर को भी गलत कर सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जो हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड में नजर आए हैं। तो एंड में निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि इस विधि की ये सारी परिसीमाएं हैं, परंतु ये ऐसी परिसीमाएं नहीं हैं जिनको देखते हुए या जिनके मद्देनजर हम इस मेथड का यूज ना करें। तो प्रयोगात्मक की परिसीमा की तुलना में इसकी उपयोगिता जो है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू जो है वो बहुत अधिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक वैज्ञानिक विधि है, तो हम निसंकोच हम इन वेरिएबल्स को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, और मल्टी वेरिएबल्स के स्थान पर हम एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर अगर इसको हम स्टडी करें, एक सिंगल वेरिएबल लेकर अगर हम इसको स्टडी करें, तो काफी ज्यादा इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इन परिसीमाओं को हम कंट्रोल अगर कर सकें तो इस विधि से बेटर साइकोलॉजी की समस्याओं को स्टडी करने के लिए कोई विधि नहीं हो सकती। ओके गर्ल्स, सो थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि प्रयोगात्मक विधि क्या होती है, किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसका उद्देश्य या पर्पस क्या है, इसकी आउटलाइन, रफ आउटलाइन यानी कि रूपरेखा किस प्रकार से तैयार की जा सकती है, एंड देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि इसके इवैल्यूएशन अगर हम करें तो इसके गुण और परिसीमाएं क्या क्या हैं। ओके गर्ल्स, सो थैंक यू सो मच।